वेलकम एवरीवन, वेलकम टू ज़ीरो एसोसिएशन। तो जो आपको थंबनेल से पता ही चला होगा कि कोलकाता में जो अभी एक इंसिडेंट हुआ है, हम उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। और चूंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है तो मैं एजुकेशन से ही रिलेटेड इस पे बात करूंगा और आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानूंगा और कुछ जो साइकोलॉजी होती है रेपिस्ट की या फिर इन जो बुरे लोगों की जो साइकोलॉजी है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा उस इंसिडेंट्स के भी बारे में बात करेंगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ और अभी तक क्या अपडेट है उसमें, जिससे हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो ना हो। दूसरा, इस वीडियो के लिए मैंने कुछ रिसर्च की है छोटी मोटी, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आप शॉक हो जाओगे सुनकर कि अपने देश में क्या चल रहा है। क्या यही हमारा एक भारत देश है जिसे हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं? तो शुरू करते हैं। तो आप लोगों को शायद पता होगा कि 8 अगस्त की रात को ये दुर्घटना हुई थी। 8 अगस्त की रात को जो ट्रेनी डॉक्टर है जो सेकेंड ईयर में थी, तो क्या होता है कि ट्रेनी डॉक्टर का मतलब क्या होता है कि उन्होंने अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया था बेसिकली, और मास्टर्स के लिए या फिर इन सब के लिए वो लोग वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे। तो वहाँ क्या होता है, उनकी 24 घंटे, 36 घंटे, 72 घंटे की शिफ्ट बहुत आम बात है उनके लिए। तो ये जो डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर, ये 31 साल की थी और ये अपना 36 घंटे की शिफ्ट कर रही थी। तो वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स थे तो वो कर रही थी। उसके साथ साथ ये वहाँ पर अपना ड्यूटी जो राउंड लगाते हैं, आप लोग देखे होंगे, हॉस्टल गए होंगे तो राउंड लगाते हैं, पेशेंट को देखते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो ये लोग कर रहे थे। फिर इन्होंने 11 बजे ये पूरा राउंड लगाई। फिर वहाँ पर एक सेमिनार हॉल था। सेमिनार हॉल में ये लोग 4-5 लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने लंच किया रात को लगभग 2 बजे के आसपास, जो ऑन रिकॉर्ड है। और ये जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ इसका डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख लेना एक बार, जो मैं बोल रहा हूँ उसको वेरीफाई भी कर लेना। तो 2 बजे ये लोग खाना खाते हैं कुछ दोस्त मिलकर, और उसी समय ये लोग ओलंपिक गेम भी देखते रहते हैं, ऑन कर लेते हैं टीवी, वहाँ पर जो लगा हुआ था स्क्रीन, उसमें वो लोग नीरज चोपड़ा का जो सिल्वर मेडल वाला इवेंट था वो देख रहे थे। फिर उसके बाद जब वो इवेंट खत्म हो गया तो चूंकि ट्रेनी डॉक्टर थी, ये ऑन ड्यूटी थी, तो ऑन ड्यूटी ये होता है कि अगर जब कॉल आती है तब आपको कॉल उठाना होता है, बाकी आप आराम चाहो तो कर सकते हो। तो ये आराम करने के लिए वहीं पर लेट गए उसी हॉल में, बाकी इनके दोस्त आगे निकल गए या जो साथ वाले थे वो चले गए। अब यहां पर क्या होता है कि अगले दिन सुबह ये दुर्घटना होती है रात को। अगले दिन सुबह इनके घर वालों को फोन किया जाता है कि आपकी बच्ची तो आ जाइए हॉस्पिटल, आपकी बच्ची, ये वीडियोस आपको मिल भी जाएंगे न्यूज चैनल पे, आपकी बच्ची ठीक नहीं है या आपकी बच्ची को सीरियस है, आप आ जाइए। फिर 20 मिनट बाद उसी फोन से वही व्यक्ति फोन करता है कि आपकी बिटिया ने सुसाइड कर ली है, आप आ जाइए। रात को माता पिता से बात करने के बाद, गुड नाइट बोलने के बाद, हम भी अपने माता पिता से रात को बोलते हैं हाँ मम्मी सो रहे हैं, कल बात करेंगे, ऐसा उन्होंने किया होगा और माता पिता आराम से सो गए होंगे। उसके माता पिता आते हैं, उसके माता पिता को 3 घंटे तक वेट कराया जाता है, उनसे मिलने नहीं दिया जाता, ये सब ऑन रिकॉर्ड बातें हैं उनसे। और बस फिर 3 घंटे बाद उसके पिताजी को बोला जाता है कि साहब आप अंदर जाकर केवल देख सकते हो और अपनी बेटी की फोटो खींच सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। वो जो दृश्य उनके पिताजी ने देखा, वो मैं जब वो एक्सप्लेन भी कर रहे थे उस वीडियो में न्यूज चैनल के, मैं सुन नहीं पाया, तो मैं बताऊंगा ही क्या, तो मैं बताने की स्थिति में नहीं हूं। और किसी को सुनना हो तो आप जाकर सर्च करके सुन सकते हैं और शायद सबको पता ही होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि उनको ये बात जब पता चलती है, फिर जो केस दर्ज किया जाता है वो अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया जाता है। अब यहां पर हमारे सिस्टम की कितना बड़ा फेल्योर है, सब कुछ दिख रहा है आपको, आप वहां पर अननेचुरल डेथ देख रहे हो। दूसरा, जिस व्यक्ति ने ये सब किया, संजय रॉय नाम है, वो व्यक्ति पुलिस हेल्पर टाइप में था बेसिकली। जैसे क्या होता है, आप लोग देखते नहीं होंगे, पुलिस कुछ लोगों को हायर करती है ट्रैफिक की व्यवस्थाएं देखने के लिए, जो लोकल लोग ही होते हैं, उनको 15-20 हजार, 18-20 हजार रुपए पे किए जाते हैं, वो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं देखते हैं, सब कुछ करते हैं। पुलिस वाले नहीं होते, वो पुलिस के हेल्पर होते हैं। लेकिन संजय रॉय था, वो अपनी गाड़ी के आगे पुलिस लगाकर बकायदे रुतबे से रहता था, मतलब जलवे से रहता था कि पुलिस, हम पुलिस वाले हैं, हमारा उनके साथ उठना बैठना है। और हॉस्पिटल में उसका लगातार आना जाना इसलिए बना हुआ था क्योंकि क्या होता था कि अगर किसी की एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो हॉस्पिटल और पुलिस के बीच में नेगोशिएशन भी ये करवा देता था। बाद में बातें ये भी सामने आई कि वहां के जो प्रिंसिपल हैं उससे भी उसकी काफी करीबी है।
तो ऐसी बातें हुई। तो संजय रॉय का क्या, जो उसकी मैं एक बार बात बताता हूं कि संजय रॉय ने उस रात को क्या किया था। वो हॉस्पिटल आता जाता रहता था, स्लीवलेस और हाफ पैंट। जब सीसीटीवी कैमरा चेक हुआ तो सीसीटीवी में 5 लोग दिखे। 4 लोगों की पूछताछ तो हो गई और 5वें को तो पुलिस वाले खुद ही जानते थे, तो ये बोले ये तो संजय है, इसको बुलाओ जरा। तो संजय राय को बुलाया जाता है। तो संजय राय पता कहां मिलता है? पुलिस की बैरक में, जहां पर पुलिस वाले रहते हैं, वहां पर मस्त अपने कमरे में सो रहा था। वहां उसको कमरा मिला हुआ था, वहां पर सो रहा था। पुलिस जाती है, इसको पकड़ के लाती है। अब क्या होता है, पुलिस इस बात से आइडेंटिफाई करती है कि वो स्लीवलेस टी शर्ट और हाफ पैंट में जाता है जब, तो आप लोगों ने देखा होगा, आपके पास भी होगा, ये ब्लूटूथ नेक बैंड, ये उसके गले में लटका था। लेकिन जब वो लौटता है तो उसके गले में ये नहीं था। तो पुलिस सबसे पहला क्वेश्चन पूछती है, ये नेक बैंड तुम्हारा गया कहां? तो इसने बोल दिया खो गया। चलिए ठीक है, खो गया। अब इसके बाद क्या होता है, पुलिस थोड़ी सी छानबीन करती है और इसको धर लेती है, उस जगह लेकर जाती है। तो वहां पर क्राइम सीन में नेक बैंड मिला था, वहां पर आपने देखा होगा कि नेक बैंड। तो पुलिस इसका मोबाइल लेती है और जैसे ही ब्लूटूथ ऑन करती है, ये नेक बैंड उससे कनेक्ट हो जाता है। होता है आपके नेक बैंड अगर ऑलरेडी कनेक्टेड है तो कनेक्ट हो जाता है। पुलिस इसी बात से उसको धर लेती है। अब क्या होता है, पुलिस फिर छानबीन करती है, तो ये देखती है कि हॉस्पिटल आने से पहले वो व्यक्ति शराब के ठेके पर जाता है और वहां शराब लेता है, शराब पीता है, फिर हॉस्पिटल आता है। और हॉस्पिटल आने के बाद उसका ये कहना था, उसका जो बयान था कि वो नशे में धुत था। वो जब दरवाजे पर हाथ लगाता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है उस सेमिनार हॉल का, और वहां पर वो लड़की लेटी हुई थी। तो मैंने ऐसा कर दिया, मतलब अब ये उसकी मानसिकता थी। फिर उसके बाद ये सब दुर्घटना करने के बाद, और एटॉप्सिस जो पता चलता है कि उसने पहले उसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद उसने ये सब गंदी घटनाएं और ये सब चीजें की उसने, मरने के बाद की उसने। और फिर जब ये वापस चला जाता है, उसके जाने के बाद वो वहां पर जाता है और ड्रिंक करता है फिर से, और फिर जाकर अपने रूम में सोता है। और ये उस बीच में ऐसा बोलते भी हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, तो बीच में ये भी बोलते हैं कि वहां कोई वैश्यालय था, वो वहां भी जाता है, लेकिन वहां से वो तुरंत आ जाता है। फिर ये घटना को अंजाम देता है, फिर वो नशे करता है और फिर जाकर वहीं पुलिस के उसमें सो जाता है। अब उसकी साइकोलॉजी आप समझिए। अभी मैं जो पढ़ रहा था क्रिमिनोलॉजी, अभी कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट मैंने पढ़े, तो उसमें ये पता चलता है कि क्रिमिनल जो होता है, जो इस तरह के रेपिस्ट होते हैं या फिर कुछ लोग होते हैं, उनको एक चीज जब वो कर रहे होते हैं तो उनको ये बैक एंड में रहता है कि वो पकड़े जाएंगे, पहली चीज। दूसरा, उनके दिमाग में एक कैलकुलेशन रहता है कि वो कब पकड़े नहीं जाएंगे। इसके दिमाग में भी वही था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, इसीलिए आपने देखा होगा वो तुरंत जाकर पुलिस के बैरक में जाकर सो गया। ठीक है, पुलिस के बैरक में जाकर वो सो जाता है और वहां से पुलिस उसको पकड़ती है। फिर पुलिस ये अंदाज में पूछती है, पहले तो शुरू में ये मना कर देता, कहता मेरे को फांसी चढ़ा दो, ये सब नाटक करता है। फिर लेकिन जब पूछताछ होती है तो ये बता देता है, सब कुछ स्वीकार कर लेता है। और ये दरिंदगी, फिर उसके बाद जब एटॉप्सी होती है और ये सब होता है, तो इसके बहुत ज्यादा अभी बयान सामने नहीं आ रहे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हो सकता है 1 से ज्यादा लोग भी वहां पर इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें, बट ये कोई वो नहीं है। तो वही होता है कि इस तरीके के लोग। और अभी मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक बहुत शॉकिंग चीज पता चली कि इंडिया में 96.6% रेप जो होते हैं वो उनके नोन लोग ही करते हैं, मतलब जो उनको पहचानते थे, उनके करीबी, उनके रिश्तेदार, वो करते हैं। 96.6% रेप, ये एक डाटा है। और आप क्या सोचते हो कि 96.6% सारे रेप रजिस्टर्ड होते होंगे? कभी नहीं होते होंगे। मैक्सिमम लोगों को तो लड़कियों को ही दबा दिया जाता। और रेपिस्ट की एक मानसिकता भी मैंने देखी, एक निर्भया वाला जिसको फांसी हुई थी उसका वीडियो में देख रहा था, हमेशा वो लड़कियों को ही वो लोग वो करेंगे, ऑब्जेक्टिफाई करेंगे कि 9 बजे, उसका वीडियो में देख रहा था, वो बोल रहा था कि 9 बजे के बाद बताइए लड़कियां बाहर निकलती हैं क्या? छोटे कपड़े में लड़कियां बाहर निकलती हैं? क्यों नहीं निकलती हैं यार, क्यों नहीं निकलेंगी? उनका जो मन है वो करेंगी। बट अपने यहाँ यही सब। अब उस केस पर आते हैं, तो अभी तो उसको पकड़ लिया गया है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही। यहीं पर वो जो प्रिंसिपल थे उन्होंने भी, मतलब उनके ऊपर भी उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन दिया। रिजाइन देते ही पुलिस ने, वो जो गवर्नमेंट है उसने उनका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया, उनका ट्रांसफर दूसरे कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल ही कर दिया। तो फिर कोर्ट ने यही बोला है कि अगर आपको ट्रांसफर ही करना था भाई, आप कर क्या रहे हो? ये मजाक चल रहा है क्या? इतना बड़ी दुर्घटना हो गई गवर्नमेंट। और अब
फिर इसके बाद अभी आप देख रहे होगे सब जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। वहीं पर आपने देखा होगा कि अभी ममता बनर्जी जी हमारी 19 तारीख को मार्च निकालने वाली हैं कि रेपिस्ट को फांसी दी जाए। जब आपके हाथ में पुलिस है, आपके हाथ में सब था, तब तो आप कुछ कर नहीं पाए। अब आप नाटक कर रहे हो कि रेपिस्ट को फांसी दी जाए, रेपिस्ट को ये किया जाए, वो किया जाए। अब सीबीआई के हाथ में जा चुका है सब कुछ, तो तब आपका नाटक ये सब शुरू हो रहा है कि रेपिस्ट को फांसी दी जाए। और मेरा एक सवाल है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनसे, स्टूडेंट ही होंगे मैक्सिमम और थोड़े इस एज के लोग, आपने देखा होगा निर्भया कांड हुआ, रेपिस्ट को फांसी दी गई, क्या परिवर्तन आया? अभी कुछ समय पहले आपने हैदराबाद वाले डॉक्टर का वो देखा, पुलिस ने उनको गोली मार दी, पूरे देश में जश्न हुआ, क्या उससे कोई परिवर्तन आया? बहुत सारे लोग इस चीज को कवायद करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, उनको नपुंसक बना देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए। ये सब नहीं, ये सबसे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा, क्योंकि जो क्रिमिनल होता है ना, उसके दिमाग में ये रहता है कि वो क्राइम करके बच सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अदालतें फास्ट ट्रैक करनी पड़ेगी, पुलिस के जो नियम है, कानून है, उनको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, जिससे चीजें हों, पकड़ में आए और जल्दी से जल्दी उसका फैसला हो जाए। आपने देखा होगा चलते रहते हैं, मर्डर के केस है, रेप के केस है, चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज अपने यहाँ जो ये मतलब नौकरशाही है कि जो ये बहुत पावरफुल आदमी है, ये नेता आदमी है, इसके ऊपर तो कोई केस ही नहीं हो सकता, इसको खत्म करना होगा। वीआईपी कल्चर जिसको बोलते हैं, उनके लिए अलग से चल रहा है। सब सामान्य हो और जल्दी से जल्दी चीजें हो, तो एटलीस्ट जो है लोगों को न्याय तो मिल पाए, है ना? तो ये चीजें हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देनी होंगी। और एक मोरालिटी अपने अंदर लाना पड़ेगा हमको। किसी और के बारे में अगर आप किसी लड़की को घूर रहे हो या गलत नजर से देख रहे हो या कुछ भी आप कमेंट पास कर रहे हो, आप ये समझ के चलिए कि आपकी, हो सकता है आपकी बहन है, आपके घर में जो महिलाएं हैं, कल के दिन कोई उनको ये पास करता तो क्या? तो मतलब अपनी मानसिकता हमें सुधारनी है। और ये कैसे सुधरेगी? जब तक हमारे देश का युवा का दिमाग इन फालतू चीजों में चलता रहेगा ना, वो नहीं कर पाएगा। अगर आपका दिमाग मतलब वही ना हो, मतलब इस सब चीजों में लगे ही ना, कहीं अच्छी जगह में लगे, किसी एजुकेशन चीजों में लगे, कुछ 50 चीजों में लगा रहेगा ना, आप व्यस्त रहोगे ना, तो आपके दिमाग में ये सब चीजें आएंगी ही नहीं। तो हमारे यहाँ यही हमको चाहना है कि हमारे जो माइंड है वो सही डायरेक्शन में जाए। तो हमें ये, और इसकी नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है, हमारी मतलब मेरी, आपकी, जो सब देख रहे हैं सबकी बनती है। आप क्वेश्चन पूछिए, लोगों से पूछिए, किसी को दब के रहने की जरूरत नहीं, किसी को डर के रहने की जरूरत नहीं। और ये जो घटनाएं हैं ये यार बहुत ही घिनौनी है, बहुत ही मतलब निकृष्ट है। मतलब इससे क्या, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। पहले तो मैं ये वीडियो बनाने के बिल्कुल मूड में नहीं था, इतने दिन यही डिले हुआ। मैं सोच रहा था कि क्यों बनाऊं, मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, मैं बता पाऊंगा, समझा पाऊंगा कि नहीं। फिर मैंने जब कुछ चीजें पढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं यार, एक बार बात तो कर लेनी चाहिए इस पॉइंट पर। तो क्योंकि आवाज उठाना जरूरी है, एटलीस्ट सोशल मीडिया पर भी आवाज उठ रही है, हर जगह आवाज उठ रही, सजा तो मिलनी ही चाहिए। जितनी कठिन से कठिन सजा है, और सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट हो, एक डर हो लोगों के अंदर। और बिल्कुल भी महिलाओं को सशक्त बनना चाहिए, हैं वो सशक्त, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कोई सशक्त नहीं, बिल्कुल सशक्त हैं, और मजबूत बनना चाहिए और मजबूती से आगे आना चाहिए। और हमें एक पुरुष की तरह, अगर आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग मानते हो और अपने आप को बहुत, मतलब जिसको बोलते हैं नहीं, मर्द को दर्द नहीं, तो उसका सही मतलब अपने लिए, उनके लिए नहीं, जो आपसे कमजोर है उनके ऊपर आप हक जता के या फिर उनको डरा कर, उसको धमका के नहीं कर पाओगे। आप खुद को कंट्रोल करो। मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है कि इतना ही लड़ने का शौक है तो आर्मी में चले जाओ ना, पुलिस में चले जाओ ना, वहां आप दिखाइए अपना ये जो जोश है, सब ठंडा हो जाता है ना? तो चैनलाइज करिए, पावर को चैनलाइज करिए, अच्छे से रहिए। आपकी वजह से किसी को डर महसूस ना हो, आपकी वजह से किसी को डर महसूस ना हो, आपकी वजह से सेफ महसूस हो। आपको कोई देख लेना तो बोलेगा ये, इसके सामने हम, ये बढ़िया आदमी है, वैसा होना चाहिए। आप फालतू में किसी को घूर रहे हो तो वो आपको शायद पता होगा साइकोलॉजी के अनुसार कि गर्ल्स को कोई किस नजर से देख रहा है या किस तरीके से बात कर रहा है, उनको तुरंत हिंट हो जाता है
किसकी नज़र क्या है या नज़रिया क्या है। ठीक है, तो सेफ फील कराइए, अपने आसपास एक अच्छा ऑरा क्रिएट करिए, तो इससे ही सब कुछ हो पाएगा। और जो भी है अब रिपोर्ट्स आएंगी, और बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता था इस पे क्योंकि ये बहुत ही सेंसिबल टॉपिक है, बट इसके जो भी डिटेल्स हैं मैं डाल दूंगा, बाकी आप लोगों ने देखा ही होगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोगों को इस पे कुछ लोगों ने नाम लीक करना शुरू कर दिया, फोटोज शेयर कर रहे हैं, मत करिए ये सब, अपने अंदर परिवर्तन लाइए। स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होगा, हल्ला करने से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन हल्ला ऐसा करो कि आपको सुनाई दे, आपके आसपास के लोगों को सुनाई दे और उनमें कुछ परिवर्तन आए। आप टोकिए लोगों को, आपका छोटा भाई है, आपका बड़ा भाई है, आपकी छोटी बहन है, बड़ी बहन है, अगर वो कुछ भी गलत करते हैं, कुछ भी गलत करते हैं, कुत्ते को भी मारते हैं, पत्ते तोड़ लेते हैं, आप डांटिए उनको, समझाइए कि ये गलत है, गलत और सही। वो कहते हैं ना कि गलत आदमी के गलत करने से समाज बुरा नहीं बनता, सही आदमी के गलत आदमी को ना टोकने से समाज बनता है। मतलब अगर मैं सही हूं और कोई गलत कर रहा है, मैं उसको नहीं टोक रहा हूं, तब कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी लीजिए, हमें सुधरना है, समाज अपने आप सुधर जाएगा। तो आई थिंक काफ़ी होगा। इस बारे में आपके क्या सुझाव हैं, आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। गुड बाय, टेक केयर।